हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। आ गए फिर से हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। अगर आपको मौका मिले एक रेप अक्यूज्ड को सजा देने का, तो आप उसे क्या सजा देंगे? बिल्कुल सही बात है, जैसा मैं सोच पा रहा हूं आप लोग भी उसे वही सजा देंगे जैसी सजा उसे हमारे आज के एक इंसिडेंट में दी गई हो। लेकिन क्या हो कि उसके बाद भी वो लोगों को परेशान करना बंद ना करें। कुछ ऐसे ही वो हमारे आज के इस रियल इंसिडेंट के अंदर जो हमारे साथ शेयर किया है सौरभ ने मुंबई से। और इन्होंने साथ साथ एक रिक्वेस्ट की कि इनकी मदर जो है एक फूड व्लॉग बनाते हैं, इसका नाम है फूड लाइक्स मी, तो आप इस चैनल को चेकआउट जरूर करें। और कहानी में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। अगर आपके पास वैसे कोई रियल एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरी इंस्टा आईडी पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है सौरव के ननिहाल की, जो कि यूपी के जौनपुर जिले के सिकरारा गांव के अंदर है। उस टाइम पर सौरव अपनी नानी के यहाँ पर रहा करते थे और इसी दौरान इनके जो बड़े मामा उनकी डेथ हो गई थी और उनका क्रियाक्रम वगैरह सब करने के लिए सारे रिलेटिव्स जो थे वो सब वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो उसी टाइम पर इनकी मम्मा की जो बुआ थी, मतलब इनकी जो मम्मी थी उनकी बुआ के लड़के, तो इनकी मम्मी की बुआ और उनके लड़के दोनों उस टाइम पर यहाँ पर पहुँचे थे। तो उनका जो लड़का था वो बहुत ही बढ़िया 5.9 फीट के आसपास उसकी हाइट थी, अलग गोरा चिट्टा, बिल्कुल हीरो की तरह लगता था, बहुत ही सुंदर लड़का था। पीजी उसने कर लिया था और अभी वो जॉब की तलाश में था। वो लास्ट टाइम था जब सौरभ ने उसको अच्छी हालत के अंदर देखा था। तो उनका क्रियाक्रम वगैरह हुआ, बाकी लोग सब अपना अपना चले गए। उनकी जो मम्मी की जो बुआ थी वो वहीं पे रुक गई, उनका जो बेटा था वो वहाँ से चला गया। अब जाने के बाद जब आपको पता ही घर में 13 दिन रहना पड़ता है, सब लोग आपस में आंगन में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो उनकी जो मम्मी की बुआ थी थोड़ा परेशान थे, बोलते कि भाई क्या बताएं, हमारा लल्ला तो बहुत ही परेशान हो गया है। तो बोलते कि क्या हो गया है? बोले पता नहीं, बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करता है घर के अंदर बैठे बैठे। तो उन्होंने पूछा अच्छा ऐसी कैसी हरकतें करता है? तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तो बोलता है बाहर तो ऐसे ही नॉर्मल रहता है, पर जब खाना खाने का समय आता है ना तो जैसे गांव वाले उकड़ू बैठ जाते हैं ना, ऐसा बैठा रहता है। कभी भी दीवार पर बैठता है तो ऐसे पैर को मतलब एक पैर ऊपर, जैसे आप आलती पालती मार के बैठे दोनों पैर नीचे होते थे, एक पैर ऊपर और एक पैर साइड में रखकर और से सर पे हाथ रख के से खुजाता रहता है बैठा बैठा, पता नहीं क्या सोचता रहता है। और एक दो बार तो हमने उसको छत पे बीड़ी पीते हुए देखा है। तो सब लोग उसके बाद में हंसने लगे, क्या हुआ भैया, कहाँ बीड़ी पीते होंगे, देखो कितने सुंदर दिखते हैं। तो बोलते तुम लोग मानते नहीं हो लेकिन पता नहीं क्या होगा। तो सब लोग हंसने लगे, बात ऐसे आई गई होगी कि चलो ठीक है, हो जाता होगा कभी कभी। उसके ये सब इंसिडेंट हुआ, जब ये क्रियाक्रम वगैरह इनका हुआ था, पूरे 13 दिन गुजर गए। इसके बाद ये वापस अपने घर चली गई। तो किसी करीबन 1-1.5 महीने के बाद इनको पता लगता है, फ़ोन आता है इनके पास कि वो जो पीयूष भैया है, उनका नाम पीयूष था, तो पीयूष भैया जो घर से भाग गए हैं। अब जैसे पता लगा तो जो भी इनके आसपास के रिलेटिव थे, तो अच्छा इनका एक थोड़े घनिष्ठ संबंध थे बुआ के साथ, तो ये लोग भी वहाँ पर पहुँचे। तो रात के टाइम वो पता नहीं एकदम से कहीं गायब हो गए। तो उनको बहुत ढूंढा, वो कहीं पर भी नहीं मिले। तो इनके घर वालों को, मतलब इनकी जो मम्मी थी, उनको पहले से शक था कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। तो पुलिस के पास जाने की जगह उन्हें एक कुछ बाबा थे उनके बारे में पता लगा और ये उनके पास पहुँचे। और किस्मत से इनको जो इंसान इनको मिला वो कोई ढोंगी नहीं था, वो एक वाकई में एक सिद्ध बाबा थे, पुरुष थे। और जब उनको सारी बात बताई गई तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम मुझे उसका कोई कपड़ा या उसका बाल, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी खुद की हो वो मुझे ला के दो, उसके बाद मैं पता करता हूँ कि वो कहाँ पर गया हुआ है। तो ये लोग वापस से घर गए, इन्होंने पूरे घर को छाना। तो जिनकी मम्मी थी उन्हें कंघा मिला, उस कंघे के अंदर पीयूष के थोड़े बहुत बाल थे, 2-4-5 बाल थे। उन्होंने बाल इकट्ठा किए और ये वापस उन बाबा के पास पहुँचे और उन्होंने वो बाल दे दिए। अब जैसे ही बाबा के पास वो बाल आए, उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपनी साधना लगाई और थोड़ी देर के बाद आंखें खोल के वो बोलते हैं कि ये लड़का तो इलाहाबाद पहुंच गया, नदी के किनारे किनारे ये चलता जा रहा है और ये कुंभ के मेले तक पहुंच गया और ये वहां पर भी नहीं रुक रहा है, ये सिर्फ चलता जा रहा है। लोगों को उनकी बात विश्वास नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है, रात भर में चलते चलते आदमी इतना दूर कैसे पहुंच जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग एक काम करो, गाड़ी उठाओ, अभी प्रयागराज पहुंचो, उस टाइम से इलाहाबाद बोला करते थे, और कुंभ के मेले के वहीं पर तुमको वो मिलेगा। तो ये लोग सब लोगों ने गाड़ी उठाई, वहाँ पहुँचे और वाकई में जब इन लोगों ने ढूंढा, ऐसा नहीं कि जाते ही मिल गया, इन्होंने बहुत ढूंढा नदी किनारे जाकर। बहुत ढूंढने के बाद तो जहाँ कुंभ का मेला लगता है वहीं नदी के पास में ये था और चलता जा रहा था। उसके पैरों की हालत देखकर, उसके पैरों में छाले पड़ चुके चल चलकर 100 किलोमीटर वो
पैदल चल कर आ रहा था। उस रात में उसने पूरे 100 किलोमीटर कवर कर लेते। थोड़ी सी अनबिलीवेबल चीज़ है कि 100 किलोमीटर चलते जा रहा था। वो घर से निकला था पैदल, चलते 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 वो 100 किलोमीटर तक पहुंच गया था। उसके पैर लहूलुहान हो चुके थे, पैरों में जो रेत लगी थी वो साफ साफ बता रही थी कि ये नदी के किनारे चलता हुआ आ रहा है। तो उसने रास्ता पकड़ लिया था नदी के किनारे का और वो चलते चलते प्रयागराज तक पहुंच गया था। और जब वो लोग उसे लेने के लिए उसको पकड़ा तो वो किसी के काबू में रहता, उठा उठा के लोगों को फेंका था। जैसे कि हाथ पकड़ा, हाथ ही छुड़ा रहा था और बहुत ही गुस्से से सबके ऊपर चिल्ला रहा था, चीख रहा था। जैसे जैसे करके उन्होंने उसको काबू किया, उसको रस्सी से बांधा और उसको गाड़ी में पटक के वापस ये लोग अपने गाँव लेकर आए। इसके बाद वो उसे उन बाबा के यहाँ लेकर गए। वहाँ पर उससे बंधा हुआ, उसी तरह रस्सी से वो बंधा हुआ था। उसको ले जाकर बाबा के सामने बिठाया और बाबा के सामने उसको बिठाया तो उन्होंने उससे पूछा, बता कौन है तू और क्यों इस बच्चे को परेशान कर रहा है। अब आप लोग यहाँ पर बोलोगे कि हर जगह यही क्यों होता है, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ भाई, ये केस ही ऐसा है। पोजीशन जब होता है तो सबसे पहला सवाल बाबा यही पूछते हैं कि बता तू कौन है और इसके शरीर में क्या कर रहा है। तो जैसे उससे ये सवाल पूछा गया, उसने जवाब दिया, हमारा नाम बिरजू है। तो बोलता है बिरजू? बोलता है हाँ। तो बिरजू है तो इसके शरीर में क्या कर रहा है? बोला मैं खुद नहीं आया, ये मुझे अपने साथ लेकर आया है। बोलता है तेरे साथ लेकर आया है? बोलता है हाँ। मैं पूछा कहाँ से लेकर आया है? तो बोलता है काली माता के मंदिर से। तो काली माता के मंदिर से? ठीक से बता कौन है तू। तो उसने बताया, मतलब ये जो पजेस्ट फॉर्म में था बिरजू ने बोला काली माता के मंदिर के सामने हमारी कब्र है, ये उसके ऊपर पेशाब कर रहा था और जैसे इसने पेशाब किया हम इसके साथ चिपक गए। तो अब जब बाकी इसका जो बैकग्राउंड रिसर्च किया गया तो वहाँ से पता लगा कि ये जो पीयूष भैया थे, इनके कॉलेज के रास्ते में काली माता का मंदिर था जहाँ पर ये रोज़ जाया करते थे। एक दिन इन्हें बहुत तेज़ टॉयलेट आ रहा था तो मंदिर जाने से निकलने के बाद इनको और कोई जगह रखी नहीं। तो हिंदुस्तान में पूरी प्रॉपर सुविधा है कि आप कहीं पर भी विसर्जन कर सकते हैं। तो इन्हें आओ देखा ना ताओ, जहाँ जगह मिली इन्होंने विसर्जन कर दिया। और जैसे जहाँ इन्होंने विसर्जन किया वहाँ पर बिरजू की कब्र थी। अब आप सोचेंगे बिरजू की कब्र कैसे वहाँ पहुँची? तो एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था, इन लोगों ने और डीप रिसर्च की कि भाई सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे पता लगा कि बिरजू जो था वो बेसिकली एक मजदूर टाइप का इंसान था जिसको शराब पीने की बहुत लत थी और शराब के नशे में उसने एक लड़की के साथ ज्यादती कर दी थी। जब उस लड़की के घर वालों को पता लगा तो उन्होंने बिरजू को पकड़ा, उसको बहुत मारा और सज़ा के तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर उसे मार दिया और उसे वहीं काली माता मंदिर के पास में ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और तब से वो वहीं पर है। अब जैसे उन्हें ये पता लगा, पीयूष की मम्मी के सामने उसकी सारी बातें घूमने लगी जो वो कहा करता था। उन्होंने सबको बताना शुरू किया कि ये नाम मैंने पहले भी सुना है। एक दिन ये घर पे बैठा हुआ था, मैंने इसको आके बोला बेटा पीयूष क्या कर रहे हो? तो बोलता हम पीयूष नहीं हैं, हम बिरजू हैं। मैंने बोला बिरजू? बिरजू कौन? तो फिर ये बोलता है कि वो देखो काली माता आंख निकाल रही है, जीभ दिखा रही है और हा बहुत तेज से हंसने लग जाता था। मुझे लगता था हंस के मजाक कर रहे हैं, मैं इसलिए इसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। तो वो कभी भी बैठे बैठे कुछ भी बोल देता था और उसके बाद हंसने लग जाता था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो थी कि पीयूष की शादी हो चुकी थी लेकिन उसका गौना नहीं होता, मतलब उसकी वाइफ यहाँ पर नहीं आई थी। तो इन्हीं के जो चाचा थे उनसे ये बोला करता था कि चाचा हमारी बीवी को यहाँ मत लेकर आना, हम नामर्द हो चुके हैं और हमारी मर्दानगी खत्म हो चुकी है। अब ये सारी बातें जब सबको पता लग रही थी तो जो इन लोगों ने सारा बैकग्राउंड रिसर्च कर रहे थे, सारी बातों को उन्होंने रिलेट करना शुरू किया। तो ओवरऑल कहानी ये पता लगी कि जो बिरजू था, क्योंकि इसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था, तो ये जिस भी इंसान के शरीर को पजेस करता था उसकी मर्दानगी को ये खत्म कर दिया करता था। ऐसा नहीं कि पीयूष ही उसका विक्टिम था। इन्होंने और डिटेल की बाबा से, बाबा ने भी इनको चीज़ें बताई। सब कुछ जब रिलेट हुआ तो ओवरऑल ये बात पता लगी कि इससे पहले भी ये 2 और लोगों को पजेस कर चुका था और जिसको भी इसने पजेस किया था उसने उसको जिंदा नहीं छोड़ा था। तो फाइनली बाबा जी ने कहा कि इसका इलाज थोड़ा लंबा चलेगा, ये जो आत्मा है ये हठी है और बहुत ही बुरी है, तो तुम इसको संभाल कर रखना, रोज़ घर में पूजा पाठ करना और बाकी इसको रोज़ हर 4-5 दिन मेरे पास लाते रहना। तो ऐसे हुआ, धीरे धीरे उसका इलाज चल रहा था, उसकी कंडीशन में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा था। लेकिन फिर आया एक दिन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये जो पीयूष थे ये अपने माँ बाप के तीसरे नंबर के बेटे थे। इनसे पहले इनके 2 बेटे और थे, दोनों की शादी हो चुकी थी और जो सेकंड नंबर के बेटे थे उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 8th मंथ उनका चल रहा था। तो वहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ पर घर में सत्संग था,
तो उन्होंने बोला कि चलो सभी लोग सत्संग में चलते हैं। तो क्योंकि उसको बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, आप जाकर आओ, मैं घर पे ही रहूँगी। क्योंकि पीयूष को वो लोग कहीं ले जाते नहीं थे, तो वो अपने कमरे के अंदर बंद था और उसको जनरली उसी कमरे के अंदर बंद रखा करते थे। उन्होंने कहा था कि तुम ठीक है, तुम देख लेना और अपना भी थोड़ा ध्यान रखना। तो सारी फैमिली रात को 8 बजे वहाँ से निकली और रात को 11 बजे वो लोग वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने गेट खोला और गेट खोल के जैसे ही घर के अंदर घुसे, उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने जो घर के अंदर घुसते जो बरामदा होता है, उसकी हाइट, छत की हाइट करीबन 15 फीट थी। उस 15 फीट की हाइट के ऊपर जो हुक लगा हुआ था, उस हुक से इनकी जो भाभी थी वो लटकी हुई थी। उनके दोनों हाथों के अंदर आटा लगा हुआ था। वो भागकर पीयूष के कमरे की तरफ गए। वहाँ जाकर गेट खोला तो उस कमरे के अंदर भी पीयूष छत से लटका हुआ था। यानी दोनों की जान जा चुकी थी। सिर्फ 3 घंटे के गैप के अंदर उनकी फैमिली के 2 मेंबर वहाँ से जा चुके थे। घर के अंदर किसी तरह के मतलब घुसने का निशान, किसी ज़बरदस्ती का निशान नहीं था। बस जो निशान थे वो ये थे कि कोई रसोई से आटे की बिल्कुल ट्रेल आ रही थी उस पॉइंट तक जहाँ पर वो भाभी लटकी हुई थी। उसके अलावा घर में किसी तरह के कोई निशान नहीं थे। पीयूष के कमरे में कोई निशान नहीं था कि जैसे किसी ने उठा के उसे बांध दिया हो। और सबसे बड़ी बात, पूरे घर के अंदर इतनी हाइट की ना कोई चेयर थी, ना टेबल थी, ना कोई और सोर्स था जिससे 15 फीट की हाइट पे रस्सी बांधकर लटका जाए। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने पूरे परिवार को अरेस्ट कर दिया। इन 2 लोगों की सुसाइड के जुर्म के अंदर, मतलब जो सुसाइड का जो एलिगेशन था वो इनके ऊपर लगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, फैमिली 7 साल तक जेल में भी बंद रही उस क्राइम के लिए जो शायद इन्होंने किया ही नहीं। उसके बाद बिरजू का क्या हुआ आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन 7 साल के बाद इन लोगों को बेल मिली और अभी ये लोग वापस से अभी भी वहीं पर रह रहे हैं। लेकिन आज भी इस चीज़ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों उन दोनों ने सुसाइड किया। आपको क्या लगता है, क्या इस सुसाइड का कारण बिरजू था या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से इन लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।